दुनिया में कुछ नाम सिर्फ आवाज नहीं होते, वो एक खामोशी होते हैं जो हर आवाज को दबा देते हैं। एक ऐसा ही नाम था रेयांश मल्होत्रा, एशिया का सबसे बड़ा सिंडिकेट किंग, जिसके एक इशारे पर समंदर में तूफान और आसमान में बिजली कड़कने लगती थी, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा और जिसके सामने किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने आंख उठाना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन किस्मत कभी कभी आपके साथ खेल खेलती है और आज रात वो खेल शुरू होने वाला था। एक भव्य बैंक्वेट हॉल में शादी का फंक्शन चल रहा था। हॉल बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि शादी किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं है। हॉल के पार्किंग में लग्जरी कारें खड़ी थी, एक से बढ़कर एक गाड़ी थी। उस हॉल के हर कोने पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। गाने बजने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी एक काली लिमोजीन बैंक्वेट हॉल के गेट पर आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर निकलता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक बेहद ही दिलकश और हैंडसम आदमी, जिसकी उम्र करीब 30 साल की लग रही थी, एक कस्टम मेड ब्लैक टक्सीडो में बाहर आता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। लड़कियों की तो सांसें ही रुक गई थी उसे देखकर। उसकी चाल में एक खतरनाक अंदाज था और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक, जैसे कोई शिकारी शिकार पर निकला हो। देखने में तो वो आदमी किसी मॉडल से कम नहीं था, लेकिन उसका ऑरा काफी डेंजरस था। वो हल्के मुस्कुराहट के साथ और अपने टक्सीडो को एडजस्ट करता हुआ हॉल में दाखिल होता है। उसके पीछे जल्दी से 2 बॉडीगार्ड्स चलने लगते हैं, लेकिन वो इशारे से उन्हें रुकने को कहता है। उन्हें रोक वो खुद अंदर जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सिंडिकेट किंग रेयांश मल्होत्रा था, जिसकी परछाई ही किसी को जान से मारने के लिए काफी थी। आज रात रेयांश अपनी सल्तनत से दूर एक दोस्त की शादी के फंक्शन में आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल एक अजीब सी गंभीरता में डूब गया था। सबने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि रेयांश मल्होत्रा सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी जो हर तरफ से लोगों को घेर लेती थी। रेयांश बैंक्वेट हॉल के मेन एरिया में आता है। बहुत सारी जगमगाती लाइट्स लगी थी, फूलों से स्पेशल डेकोरेशन की गई थी, टेबल्स पर कैंडल्स जल रही थी। माहौल काफी खुशनुमा था। लोग ग्रुप्स में बातें कर रहे थे, कुछ डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। लेकिन रेयांश की एंट्री होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एक टाइम को चारों तरफ शांति छा जाती है। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। कुछ गेस्ट्स उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन नजरें मिलाने से बचते हैं, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी रेयांश से नजरें मिलाने की। वहीं रेयांश किसी पर ध्यान दिए बिना ही एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है, जहां एक वेटर उसे शैंपेन का ग्लास ऑफर करता है। वो शैंपेन का ग्लास पकड़े हुए ही बोरियत से अपनी घड़ी देखता है, जैसे उसे यहाँ एक भी पल रुकना गवारा नहीं। वहीं सभी लोग उससे दूरी बनाकर खड़े थे। ये सब देख रेयांश अपने आप से ही धीमी आवाज में कहता है, ये सब इतने खुश, जैसे दुनिया में कोई दर्द ही न हो। लेकिन मैं जानता हूँ, हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा होता है। रेयांश अपनी सोच में गुम था। वहीं दूसरी तरफ भीड़ को चिढ़ते हुए एक छोटी सी चुलबुली लड़की, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी, जैसे ऊपर वाले ने उसे बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। एक सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस में वो गजब की हसीन लग रही थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ में 2 शैंपेन के ग्लास थे, जो वो जल्दी जल्दी में कहीं लेकर जा रही थी। वो प्रिशा वर्मा थी, एक खूबसूरत सी लड़की। तभी प्रिशा ग्लासेस को ले जाते हुए मन में बड़बड़ाते हुए अजीब अजीब मुंह बनाकर कहती है, प्रिशा, तुम्हें हमेशा आखिरी मिनट पर ही सब काम क्यों याद आते हैं? अब बस ये ग्लास उन लोगों तक पहुंचा दो और फिर तुम आजाद। वह भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसलता है और वह सीधे रेयांश मल्होत्रा से जा टकराती है। उसके हाथ से एक ग्लास छूट जाता है और उसकी शैंपेन रेयांश के टक्सीडो पर गिर जाती है। ये होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अचानक म्यूजिक बंद हो जाते हैं और फंक्शन में आए सभी लोग अपनी जगह पर जम से जाते हैं। सबकी नजरें अब सिर्फ उन 2 लोगों पर ही थी। प्रिशा की आंखें डर से फैल जाती है। प्रिशा घबराते हुए कहती है, ओह माय गॉड सर, आई एम सॉरी, ये एक्सीडेंट था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। पर रेयांश तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था।
उसके अंदर का तो शैतान जागने को तैयार था। वो अपनी शैंपेन का ग्लास किनारे रखते हुए कोल्ड और डेंजरस आवाज में कहता है, सॉरी। सॉरी से क्या होता है? तुम जानती भी हो ये टक्सीडो कितने का है, या यूं कहूं तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत से भी ज्यादा महंगा। लेकिन बात कीमत की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। तुमने मुझे छुआ और अब ये गंदगी। ये कहते हुए रेयांश प्रशा के करीब आता है। ये देख प्रशा पीछे हटाने लगती है। तभी रेयांश डेंजरस तरीके से मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में कठोर भाव लिए दांत पिसता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रेयांश मल्होत्रा हूँ मैं, वो नाम जो लोग फुसफुसा कर लेते हैं। एक इशारा और तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। मैं तुम्हें ऐसे कुचल सकता हूँ जैसे कोई किसी छोटे से कीड़े को कुचलता है। उसकी बातें सुनकर प्रशा कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो भी जानती थी रेयांश मल्होत्रा के बारे में, पर उसे सामने से पहली बार देखा था। पर इस तरह मुलाकात होगी ये प्रशा ने नहीं सोचा था। प्रशा घबराते हुए कहती है, माफ कीजिए, वो मेरा इरादा नहीं था। मेरा पैर फिसल गया। उसकी बात सुन रेयांश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है, जैसे वो अपने अंदर के शैतान को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर रेयांश अपनी आंखें खोलता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, इरादे इरादे तो अच्छे लोगों के होते हैं, मेरे तो बस फैसले होते हैं। और मेरा फैसला ये है कि आज रात तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोल वो अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूरने लगता है। प्रशा डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैर लड़खड़ाता है और वह रेयांश के सीने से टकराकर उसी पर गिर पड़ती है। उसका चेहरा रेयांश के चेहरे के इतना करीब आ जाता है कि उसके होंठ गलती से रेयांश के होंठों को छू जाते हैं। उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है। पूरे हॉल में बातें करने और फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगती है। लोगों की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। सबके मन में यही चल रहा था कि अब क्या होगा इस मासूम सी बच्ची का। वही किस होते ही रेयांश की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं। वही हाल प्रशा का भी था। उस बेचारी के मन में तो यही चल रहा था कि किसी भी पल ये एनाकोंडा उसे निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ये सब सोचने में वो भूल ही गई कि उसके होठ अभी भी रेयांश के होठों से जुड़े हुए हैं। पर रेयांश जल्दी से पीछे हटता है, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। रेयांश एक अजीब सी व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, जो पूरे हॉल में गूंजती है। वाह वाह, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। क्या ये तुम्हारी हिम्मत थी या बेवकूफी? आज तक किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की और तुमने तो। सबके सामने ये बोल वो गुस्से में गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है, अब पूरे एशिया को मजा आएगा, क्योंकि एक आम सी लड़की ने रेयांश मल्होत्रा को सबके सामने जलील किया है। या ये तुम्हारी सस्ती ट्रिक थी? आज तक किसी ने मुझे छुआ नहीं और तुमने। लेकिन याद रखो, मैं भूलता नहीं। ये तुम्हारी आखिरी रात है खुश रहने की, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी नरक जैसी होगी। इतना बोल रेयांश उसे अपनी काली नजरों से घूरता है। फिर वह अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और अपने होठों को साफ करने लगता है, जैसे वो किसी गंदी चीज से छू गया हो। वहीं प्रशा के कानों में उसकी जहरीली बातें गूंज रही थी। अपमान, ज़लालत, बेइज्जती, ये शब्द उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसके चेहरे पर डर की जगह अब गुस्सा आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वो गुस्से के आंसू थे। प्रशा आंसू के साथ लेकिन गुस्से में कहती है, तुम क्या समझते हो खुद को? तुम्हारी इज्जत इस्त है और मेरी? तुम मुझे गंदी चीज कह रहे हो? मैं एक इंसान हूँ। इतना बोल वो बिना सोचे समझे पूरी ताकत से अपना हाथ उठाती है और रेयांश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चटाक! पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सब अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गए थे। कुछ लोग तो डर से कांपने लगे थे और रेयांश का सिर एक तरफ हो जाता है। उसके गाल पर प्रशा के हाथ की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। रेयांश धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। उसकी आंखें अब सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थी।
या ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशा ने उसके अंदर का शैतान जगा दिया था। उसके चेहरे पर एक ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन था जिसे देखकर लगता है कि वो अभी सब कुछ तबाह कर देगा। तभी रेयांश धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में प्रशा के चेहरे के करीब आते हुए बोलता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? कितनी बहादुर हो तुम, लेकिन बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ती है ना। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार, सब कुछ। बस एक कॉल और तुम गायब हो जाओगी। कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ गायब हो गई। उसकी बातें सुन प्रशा काफी डर गई थी, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखाती। वो कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, अपनी औकात बताने और मुझे मेरी औकात दिखाने से पहले इंसानियत सीखो। कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो दूसरे को बिना वजह जलील करे। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिस पर तुम अपने पैसों और पावर का रंग दिखाओ। मैं एक इंसान हूँ और मुझे इज्जत से बात करना आता है। उसकी बातें सुन रेयांश सिर्फ उसे देखता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खतरनाक चल रहा था। अब जब प्रशा ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था तो ऐसे कैसे वो प्रशा को जाने देता। अब रेयांश अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, यस बॉस। ये सुन रेयांश अपनी खतरनाक आवाज में प्रशा को घूरते हुए कहता है, पता लगाओ इस लड़की का नाम क्या है, इसकी पूरी जानकारी, और मुझे आज सुबह तक चाहिए। हर एक छोटी बड़ी डिटेल, सब कुछ मुझे मेरे टेबल पर सुबह तक चाहिए। प्रशा यह सुनकर घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। वो अपने मन में डरते हुए कहती है, भगवान, मैंने ऐसा भी क्या किया था जो आपने मुझे इस शानड़ के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। ये पागल आदमी मुझे मगरमच्छ की तरह मुझे कच्चा खा जाएगा। ये सब सोचते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। एक थप्पड़ और रेयांश मल्होत्रा की सल्तनत हिल गई। एक थप्पड़ जिसने एशिया के सबसे खतरनाक इंसान को सबके सामने बेइज्जत किया। उस रात रेयांश ने एक कसम खाई। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह एक ऐलान जंग था, और इस जंग का एक ही अंजाम था, उस लड़की की जिंदगी तबाह। और इसी के साथ दो दुनियाओं का टकराव हुआ। एक दुनिया जिसकी नींव दौलत, ताकत और खौफ पर टिकी थी, और दूसरी दुनिया जिसकी बुनियाद थी सादगी, स्वाभिमान और एक थप्पड़। तो क्या करेगी अब प्रशा, और रेयांश क्या करेगा प्रशा के साथ? क्या वो उसकी जान ले लेगा या देगा उसे कोई बड़ी तकलीफ? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड को देखने के लिए।